नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। आज हम फैमिली लॉ का पार्ट 2 करेंगे, जो एआईबी की हम सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार देख लेना, उसके बाद ये पार्ट देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चंस नए हैं, ठीक है। द लास्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज मेड। तो भाई इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में आया था, तो पूछ रहा है कि भाई उसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई है लेटेस्ट वो कौन सी है। तो 2002 में अमेंडमेंट आई थी इंडियन सक्सेशन एक्ट को लेके। तो सेक्शन 32 और 213, ये इन दो सेक्शन में थोड़ी अमेंडमेंट हुई थी। सेक्शन 32 में एक्सप्लेनेशन को ओमिट कर दिया गया था और 213 में कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे, जैसे मोहम्मदन वर्ड्स और इंडियन क्रिश्चियंस वर्ड। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि विल और कोडिसिल क्या होता है। विल सबको पता है कि भाई जो हम टेस्टामेंट्री आप सक्सेशन होता है, तो आदमी कोई इंसान अगर मरने से पहले अपनी वसीयत बनाता है, विल बनाता है, तो उसे हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं। और अगर विल नहीं बनाता है तो इंटेस्टेट सक्सेशन कहते हैं। अगर विल बना दी एज इट इज़ वो लागू हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो विल में कोई चेंज करना, अमेंडमेंट करना है, तो उसको हम बोलते हैं कोडिसिल बोलते हैं। तो हम विल बना सकते हैं, कोडिसिल जरूरी नहीं बनाना अगर अमेंडमेंट नहीं कर रहे। और ये नहीं है कि खाली अगर कोडिसिल बना दे तो विल नहीं है, तो विल है तो कोडिसिल है, ठीक है। कोडिसिल है, विल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट पूछ रहा था, पार्ट ए इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पार्ट 6 खोलिए आप, टेस्टामेंट्री सक्सेशन देखिए, चैप्टर 2 देखोगे तो विल्स और कोडिसिल का वो चैप्टर है। एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, ए विल शुड बी अटेस्टेड बाय। सेक्शन 63 खोलिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट खोलिए, उसमें आप देखोगे कि भाई 2 और मोर विटनेसेस चाहिए होते हैं। ये स्क्रीन पे आप साफ साफ देख रहे हो, क्लोज सी में ये दिया हुआ। इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ रेफर्स टू, इद्दत भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि जब डाइवोर्स हो जाता है, डेथ हो जाती है वाइफ के हस्बैंड की, तो उसके बाद उसको कुछ टाइम मोहम्मदन लॉ में उसको अकेले रहना पड़ता है, ठीक। मतलब कहते हैं कि उसको किसी इंसान का साया तक अपने ऊपर नहीं आने देना होता, ये पता लगाने के लिए कि भाई बच्चा अगर पहले हस्बैंड से है तो ये देख लिया जाए, अगर वो दूसरी शादी का मन बना रही है तो सारे ऑप्शन इसमें गलत है। इद्दत का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। किस लिए करते हैं, प्रेगनेंसी को पता लगाने के लिए कि पहले हस्बैंड से बच्चा हो सकता है नहीं हो सकता। अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, द मैरिज रजिस्ट्रार फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खोलिए, उसके अंदर सेक्शन 7 खोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1872 में ये एक्ट आया था क्रिश्चियन मैरिज के रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा एक्ट्स हैं फैमिली लॉ में, 8 से 9-10 एक्ट्स के क्वेश्चंस पूछ के आ रहे हैं मिक्स करके। लेकिन मेन आपका हिंदू मैरिज हो गया, हिंदू अडॉप्शन हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप हो गया, और आपका डाइवोर्स वाला मुस्लिम वाला हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाला। और बस यही है मेन इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आपका मेन है। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द पर्सन हु इज टेकन इन अडॉप्शन। तो पूछ रहा है भाई जिसको आप गोद ले रहे हो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो सेक्शन 10 में दे रखी है। तो भाई कुछ ये मैंने स्क्रीन पे आपको दे रखा है साफ साफ कि भाई वो हिंदू होना चाहिए मस्ट, या फिर वो ऑलरेडी अडोप्टेड नहीं होना चाहिए, और वो मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर आपका कस्टम इजाज़त दे रहा है तो ठीक है, ठीक है। 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कस्टम इजाज़त दे रहा है तो ठीक है। ये कुछ कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 10 में, आप पढ़ सकते हो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। तो ये हमें पूछ रहा है कि भाई हिंदू होना कंपलसरी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पोलीगैमी वाज परमिटेड फॉर हिंदूज बिफोर द ईयर। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955, उससे पहले पोलीगैमी होती थी इंडिया में, हिंदूज भी करते थे। तो सेक्शन 3 इज द राइट आंसर। हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद पोलीगैमी को हटा दिया गया है, और अब ये ऑफेंस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है आईपीसी 1860 के अंदर। मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर्स डॉटर कृति, यानी कि मामा और भांजी ने शादी कर दी है यहाँ पे। तो देखिए साउथ में एक्चुअली इंडिया में होता है ये, अगर आपके कस्टम्स इजाज़त दे रहे हैं। सेक्शन 3F पढ़िए, जिसके अंदर आपको बताएगा कि भाई सेक्शन 3F और सेक्शन 3G आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। सेक्शन 3F में आपका पूरा बता रखा है कि भाई कौन कौन से रिलेशंस हैं जो भाई वो आपका उसमें आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशंस में आते हैं सेक्शन 3G में, ठीक है। तो ये पूरा सेपेंडर रिलेशनशिप बता रखा है पूरा 3F में। और सेक्शन 5 में कंडीशंस ऑफ मैरिज बता रखी हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे जो 4th और 5th क्लोज है सेक्शन 5 की, उसके अंदर साफ बता रखा है अगर कस्टम इजाज़त दे रहे हैं तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन कस्टम दोनों की इजाज़त देने चाहिए, ईच ऑफ दी पार्टीज, तभी वो माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द वेरी अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। वॉइड मत कर देना, क्योंकि वॉइड अगर आप कर दोगे तो उसमें एक डीपली, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप इसको ऑप्शन ए करोगे कि हाँ कस्टम अलाउ करता है दोनों पार्टीज का, तो हम कर सकते हैं। शाहबानो केस काफ़ी लैंडमार्क केस है, शाहबानो केस सबने पढ़ा है। शाहबानो केस एक्चुअली में देखिए मेंटेनेंस हिंदू में, वो मुस्लिम में क्या होता है कि मेंटेनेंस अगर
इद्दत पीरियड तक जनरल रूल पहले ये था, इद्दत पीरियड तक हस्बैंड को मेंटेनेंस करना होता था अपनी वाइफ का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस केस में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 में ये आया। 1986 में एक एक्ट लाया गया, ठीक है। 1985 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। इस ये एक्ट क्या कहता है कि भाई अगर इद्दत के बाद, इद्दत पीरियड के, इद्दत तक तो करना ही है, अगर इद्दत पीरियड के बाद अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है तो उसके हस्बैंड की जिम्मेवारी है कि वो उसे मेंटेनेंस देगा, ठीक है। इस केस का यही एक लैंडमार्क बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम माइनर। देखिए मुस्लिम माइनर जो होता है उसके लीगल गार्जियन सबसे पहले उसका पिता होता है, ठीक है। पिता के बाद उसका एग्जीक्यूटर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको सारे बता देता हूँ कौन सा नहीं होगा, इसने पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ब्रदर हो जाएगा। पिता होता है नेचुरल गार्जियन इन सारे मुस्लिम स्कूल्स में। उसके बाद उसका एग्जीक्यूटर ऑफ फादर होता है। फिर उसके आपके दादाजी होते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर। यहाँ पे मदर नहीं होती है, हिंदू मैरिज एक्ट में मदर भी होती है फादर के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, तो इसको आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो। ये पूछ रहा था कौन नहीं हो सकता, तो ब्रदर इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए मैरिज विद ए वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत। देखिए इद्दत पीरियड कंपलसरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप ये करोगे तो शादी वॉइड हो जाएगी। शादी को इर्रेगुलर माना जाता है, ठीक है, वॉइड नहीं होता है, इर्रेगुलर माना जाता है। The family courts have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed। तो भाई ये बता रहा है कि भाई फैमिली कोर्ट का भी कंकरेंट जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये कौन से केस में कहा गया था, ये डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट में कहा गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है वरना आगे बढ़ जाइए। बाकी मेरे को तो काफ़ी फेमस केस लगा नहीं है, ऐसे रैंडम पूछ लिया होगा इन्होंने। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, ठीक है। तो मुस्लिम के अंदर भी मेंटेनेंस दी जाती है। तो आपको अपने जो बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, जब तक वो माइनर रहते हैं तो उनको देनी होती है। डॉटर की जब तक शादी नहीं होती जब तक देनी होती है। आपका ग्रैंड पेरेंट्स को भी देनी होती है, लेकिन इलेजिटिमेट सन की यहाँ पे कोई मेंटेनेंस मुस्लिम को कंपलसरी नहीं है, आपका हिंदू लॉ में कंपलसरी है। तो ये डिफरेंस देख लेना आप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दया भागा स्कूल प्रिज्यूम्स दैट ए फैमिली बिकॉज इट इज ए ज्वाइंट पोजेसिव ज्वाइंट प्रॉपर्टी। कह रहा है कि भाई अगर कोई फैमिली ज्वाइंट है तो पक्की बात है कि जो प्रॉपर्टी होंगी सारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होंगी। ये दया भागा की बात नहीं है, ये गलत बात है। दया भागा क्या कहता है, दया भागा ये कहता है कि इज प्रिज्यूम टू बी ए ज्वाइंट फैमिली बट द प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ईच पार्टनर इज नॉट प्रिज्यूम टू बी ए ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो दया भागा आपका एंसेस्ट्रल और सेपरेट प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं करता है, मोटी मोटी बात ये है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो डेफर्ड मेयर इज पेएबल एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए स्पाउस। तो डेफर्ड मेयर बोल रहा है कि भाई ये वो मेयर होती है जब आपका हस्बैंड का डेथ हो जाती है और या फिर डाइवोर्स हो जाता है, उस टाइम ये देते हैं। तो स्टेटमेंट सही है नहीं, तो स्टेटमेंट इज द ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर सुन्नी लॉ, ठीक है। तो डेफर्ड मेयर को आप मुवज्जल भी कहते हैं, ठीक है, अगर मुस्लिम वर्ड्स में बोले। एक होती है प्रमोट डोवर, ठीक है, उसे हम मर्जाल कहते हैं, जो इमीडिएटली शादी के दौरान दी जाती है, जैसे डिमांड किया जाता है। हाँ अगर कंडीशन है कि भाई ठीक है किसी कारणवश डिले हो रहा है तो ठीक है आप मान सकते हो उस चीज़ को, लेकिन इमीडिएटली पेएबल करना होता है। प्रोम डोर उसे कहते हैं। स्पेसिफाइड डोर वो होता है कि भाई दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करके म्यूचुअल एग्रीमेंट करके डोवर डिसाइड कर लेते हैं। डोवर और मेहर एक ही चीज़ होती है। नॉन स्पेसिफाइड होती है जहाँ पे कस्टमरी डोर होती है, पहले से डिसाइडेड होती है जो उनके कस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा आपका मेहर का टॉपिक क्लियर कर दिया। हु इज लॉफुल गार्जियन, तो ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द माइनर, वो भी लॉफुल गार्जियन होगा। ए पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो भी होगा लॉफुल गार्जियन। ए पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट एन अनमैरिड डॉटर, वो भी आपका लॉफुल गार्जियन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। हदीस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, इट कंप्राइजेज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एंशिएंट सोर्सेज होते हैं, कस्टमरी सोर्सेज होते हैं। एंशिएंट सोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं मुस्लिम लॉ में। कुरान होता है, सुन्ना होता है, इजमा होता है, कियास होता है। कुरान जो होता है वो आपके डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड का माना जाता है, ठीक है। सुन्ना और हदीस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका है ही कि भाई जो वर्ड्स और एक्शन प्रोफेट के होते हैं, जो उनके प्रोफेट हैं उनके हम बोलते हैं सुन्ना, ठीक है। इजमा क्या होता है, यूनानिमस डिसीजन ऑफ जूरिस्ट, ठीक है, जो बहुत ही पढ़े लिखे हो, जो उनकी जो कौम के जो लोग हैं उनकी जो भी एक यूनानिमस डिसीजन होता है उसे हम इजमा की कहते हैं। और कियास के अंदर क्या होता है, एनालॉजिकल डिसीजन होते हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है। तो ये एक प्रकार से 4 एंशिएंट सोर्सेज हैं मुस्लिम लोग के, ये आप देख के चलना। सारे ऑप्शंस इन्हीं के इर्द गिर्द थे, यही पूछ रखा था, लेकिन हमें हदीस का बताना था। वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ प्रोफेट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ
सेक्शन 19 खोलिए, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस के एक्ट। अब सबको साफ साफ दिखेगा विडो डॉटर इन लॉ के बारे में है यहाँ पे। मेंटेनेंस कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, वेयर एक्ट में से देखिए, आगे बढ़िए। सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अलग है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अलग है। ये केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदूज पे लागू होता है, और वो आपका क्रिश्चियंस हो गया, पारसीज हो गया, उन पे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बताता है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में बताता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आप बेयर एक्ट में देखोगे सेक्शन 30 तो आपको साफ साफ ये हेडिंग दिख जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड अडोप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो बोल रहा है भाई अडोप्शंस होती हैं, तो ये नहीं आप किसी भी तरीके से कोई भी अडोप्शन ले लेगा, पूरा एक उसमें कंडीशंस दे रही हैं। सेक्शन 11 में आप देखोगे ये सारी कंडीशंस मैंने स्क्रीन पे दिखा दी हैं। तो जो आपका क्लोज 6 है उसके अंदर पूछ रहा है जो चाइल्ड को हम अडोप्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बात बोल दी और वहाँ से कोई देना ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। और भी बहुत सी कंडीशन है, वो अपन ने कल भी क्वेश्चन में देखा था और आज भी कुछ क्वेश्चन में आपने देखने को मिला है। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हिंदू मेल कैन अडॉप्ट ए फीमेल चाइल्ड इफ द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द टू इज मोर देन 21 ईयर। यह भी अपन ने किया है। सेक्शन 11 क्लोज 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, पोज करके आप पढ़ सकते हो। 21 ईयर का गैप होना चाहिए मेल में भी और फीमेल में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 21 खोलिए, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को, उसके अंदर साफ साफ दिखेगा ग्रैंड मदर में कोई डिपेंडेंट नहीं होती उस इंसान की। आपका ये मदर के ऊपर होता है, विडो के ऊपर होता है, डॉटर के ऊपर होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपका नेचुरल गार्जियन और माइनर नहीं कर सकता। सेक्शन 8 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट साफ साफ बोलता है। इसके अंदर आप देखोगे क्लोज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि नेचुरल गार्जियन कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। उसके अंदर क्लोज ए में ये बात लिखी हुई है जो हमारे क्वेश्चन में रेलिवेंट थी। फटाफट अगर आपने बेयर एक्ट को ऊपर से भी अगर इंडेक्स में से भी अगर आपने एक निगाह मार रखी है तो आपको ध्यान होगा हाँ भाई ये चीज़ मेरे बेयर एक्ट में मिल जाएगी। थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो एक बार बेयर एक्ट को इंडेक्स से एक बार पढ़ के निकल लेना, तभी आप सारे क्वेश्चंस एक बार देख पाओगे। ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी इज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो भाई प्यूबरिटी सबसे पता है कि भाई वाइफ के रिगार्डिंग ही होती है, तो ओनली वाइफ हो जाएगा। सेक्शन 13 में ये बात साफ कही गई है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 13 में क्लोज 4 आप देखोगे तो लिखा हुआ है 13 क्लोज 2 सब क्लोज 4, सब क्लोज 4 में ये दिया हुआ है दैट हर मैरिज वेदर consummated or not was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years. Which section of the Hindu Marriage Act 1955 provides that child from a void marriage would be legitimate? ये क्वेश्चन कल भी आया था। सेक्शन 16 is the right answer. Under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939, a Muslim wife can seek डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म। सेक्शन 2 खोलिए इस एक्ट का, डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। उसमें बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ कंडीशंस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी हैं, 8-10 कंडीशन है। उसमें आप देखोगे तो एक कंडीशन ये भी है कि अगर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा 3 साल से, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है मुस्लिम वुमेन के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 ईयर। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन और रिव्यू पेटिशन में डिफरेंस देख लीजिए। रिव्यू पेटिशन आपका 137 आर्टिकल के थ्रू होता है, क्यूरेटिव पेटिशन 142 के थ्रू होता है। आजकल क्यूरेटिव पेटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स दे सकता है अगर उसको लग रहा है कि हाँ भाई डिवोर्स देना बहुत ज़रूरी है। तो यही इस केस में था कि पहले इनका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होना था, लेकिन बाद में जो वाइफ थी उसने अपना कंसेंट विड्रॉल कर लिया, तो उसी रिगार्डिंग ये केस था। तो फेमस केस बन चुका है, लैंडमार्क केस है क्यूरेटिव पेटिशन के रिगार्डिंग। द केस ऑफ मोहम्मद अलादद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। तो ये आपका एक्नोलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के है। मुस्लिम लॉ में देखिए अडॉप्शन अलाउड नहीं होती, ठीक है। अगर आपको बच्चा अगर दूसरे का बच्चा लेना है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं इसका पिता हूँ, ठीक है। यानी कि जो इद्दत पीरियड है, तो इद्दत पीरियड में अगर मान लो अगर वाइफ ने पहले किसी से शादी कर रखी और उसका बच्चा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसका बच्चा अडॉप्ट कर लिया। आपको यही कहना पड़ेगा कि हाँ मैं इसका पिता हूँ, अनदेखा करना पड़ेगा, यानी एक्नोलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी कहना पड़ेगा आपको, तभी ये बात मानी जाएगी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट 2017 का काफ़ी लैंडमार्क केस है शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर शाह बानो आपको मेंटेनेंस के, शायरा बानो आपका उसका है कि भाई ट्रिपल तलाक के बारे में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि भाई ये मुस्लिम वुमेन के लिए फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है।
तो इसीलिए आपका ये केस काफ़ी लैंडमार्क केस था। तो इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी एग्जाम के लिए आपको इतना ध्यान रखना, शाह बानो था वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग था, मुस्लिम वुमेन इद्दत पीरियड के बाद, और ये आपका ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग है, शायरा बानो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। देखिए जो डाइवोर्स की कुछ थ्योरीज होती हैं, दोस्तों सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया था तो उसमें केवल फॉल्ट थ्योरी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट थ्योरी आई। कॉन्सेंट थ्योरी यानी कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हो, तो वो सेक्शन 13B में दिया हुआ है। फिर आया ब्रेक डाउन थ्योरी। ब्रेक डाउन थ्योरी देखिए, जैसे आपको लग रहा है कि भाई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री भी कोर्ट ने दे दी, उसके बाद भी 1 साल से या ज़्यादा उस टाइम से पार्टीज एक दूसरे के साथ रहने नहीं लगी नॉर्मल तरीके से, या फिर जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी नहीं रहने लगी हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है ब्रेक डाउन हो गया है, अब शादी चल ही नहीं सकती। ठीक है, दरार आ चुकी है भयंकर वाली, अब इस शादी को रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन थ्योरी काम आती है। सेक्शन 13(1) है। कॉन्सेंट थ्योरी सेक्शन 13B, फोर्थ थ्योरी सेक्शन 13(1) और सेक्शन 13(2) में जितने भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं, सेक्शन 32 में वाइफ के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, और सेक्शन 13 में कॉमन हस्बैंड और वाइफ के रिगार्डिंग ग्राउंड दिए हैं, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो वो फोल्ट थ्योरी के अंडर आते हैं कि भाई कोई एक बंदा गलती कर रहा है तो आप उसकी गलती के बेस पे आप अपना डिवोर्स ले सकते हो। इसी के साथ ही आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट होगा, उसके अंदर 25 के लगभग क्वेश्चन होंगे, फटाफट कर देंगे फैमिली लो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।